हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट डिसीजंस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स आप बोल सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट क्या होता है, ये किस तरीके से आपको मदद करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को एनालाइज करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक डिस्काउंटिंग टेक्निक है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या होता है ये कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट क्लियरली ये बोलता है कि मनी एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ टाइम दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट, ठीक है। वो अलग अलग हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आज अगर आपको 100 रुपया मिलता है और एक साल बाद अगर आपको 100 रुपया मिलता है, दोनों 100 रुपीज़ में फ़र्क है, दोनों का वैल्यू में फ़र्क है, क्योंकि मनी का परचेजिंग पावर विद टाइम वो क्या होता है, वो डिक्रीज करते रहता है, ठीक है। आप आज जो चीज़ों को आप उस 100 रुपीज़ से खरीद सकते हो, एक साल बाद उससे कम सामान आपको खरीदने को मिलेगा, क्योंकि मनी का परचेजिंग पावर गिर चुका होगा। इस कंसेप्ट को यूज करके जब हम लोग एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट्स को, तो वी आर मेकिंग यूज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो शुरू करते हैं इसको। तो पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकंड पॉइंट, इट इज अ डिस्काउंटिंग टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट। थर्ड, इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। ये जो तरीका है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का तरीके के ऊपर बेस्ड है। क्या होता है ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? बहुत सिंपल है। आप एक प्रोजेक्ट के पीछे जो पैसा खर्च किए वो आपके लिए कॉस्ट है, और प्रोजेक्ट से जो आपको फायदे हुए, जो कैश इनफ्लोज जनरेट हुआ, वो आपके लिए बेनिफिट हुआ। अगर बेनिफिट्स आपके कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर बेनिफिट आपके कॉस्ट से कम है तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड अपॉन है। If the benefits from a project are greater than the costs, then the project is worth investing, otherwise not, ठीक है, नहीं तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे बेनिफिट्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? The benefits are the cash inflows. What are the benefits? The benefits are the cash inflows. And what are the costs? The cost is the initial investment. कॉस्ट यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब शुरुआती में, प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में जब हम लोग को जो पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और जो हम लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लोज। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज आर ग्रेटर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, in that case the project's NPV is positive and it is worth investing, otherwise it is not। तो शुरू करते हैं इसके बाद वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। NPV shows what? NPV shows the net addition to the wealth of equity shareholders। इक्विटी शेयर होल्डर्स के वेल्थ के ऊपर जो नेट एडिशन हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे NPV से डिनोट करते हैं। इट शोज द नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। समझते हैं इस बात को छोटे से एग्जांपल से। For example, if the NPV of a project is rupees 5 lakhs, अगर एक particular project का NPV suppose 5 लाख रुपया है, and there are 50,000 equity shares in the company, और कंपनी के पास अगर मान लीजिए 50,000 शेयर्स है, तो फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगा के शेयर होल्डर लोगों का जो वेल्थ है वो कितना से बढ़ेगा आप देखिए। Then by accepting the project, the wealth of the equity shareholders will rise by rupees 10 each। 10-10 रुपया बढ़ेगा। कैसे मुझे ये पता चला? 5 लाख रुपया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का NPV था, कंपनी के पास 50,000 शेयर्स था, तो अगर 5 लाख को हम लोग 50,000 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से 10 आता है। तो 10 का मतलब होता है कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से हर एक शेयर का जो मार्केट वैल्यू है, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 10 रुपीज ईच, ठीक है। ये 10 रुपया से ये बढ़ सकता है, ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है। आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस ऑफ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द NPV।
तो एनपीवी को डिटरमाइन करने का क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस? तो फर्स्ट डिटरमाइन द नेट कैश इनफ्लोज ऑफ ईच ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। नेट कैश इनफ्लोज को आप पता करने का कोशिश करिए फॉर ईच एंड एवरी ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कैसे डिटरमाइन करिएगा नेट कैश इनफ्लोज को? नेट कैश इनफ्लोज को डिटरमाइन करने का सबसे आसान उपाय है कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू, आप उस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो और उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ आप सिंपली क्या करो, डेप्रिसिएशन को आप प्लस कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोशिश रहना चाहिए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसी तरह से एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को निकाला जाए और उसके साथ हम लोग किसको जोड़ देंगे, जो उस साल का जो डेप्रिसिएशन होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा दैट इज द नेट कैश इनफ्लोज। ये नेट कैश इनफ्लोज निकाल लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है सिलेक्ट द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर हम लोगों को एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न का जरूरत होगा जो कि हमें मदद करेगा डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को निकालने में, और दिस डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैं वो जो रेट ऑफ रिटर्न डिजायर कर रहा है, जितना मांग रहा है, दैट इज द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसको और क्या क्या नाम से जानते हैं? इसको डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी आप कह सकते हो, इसको आप डिस्काउंटिंग रेट भी कह सकते हो, इसको अगर आप चाहो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप कह सकते हो। इसको डिटरमाइन किया जाता है थ्रू द वर्ड्स, थ्रू द नोटेशंस KC दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप KC से डिनोट कर सकते हो या R से डिनोट कर सकते हो। R स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए डिटरमाइन द डिस्काउंटिंग फैक्टर्स फॉर ईच ईयर। हर एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को पता करिए बाय द फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर ऑफ n। तो ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे n क्या है, n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ द ईयर। जैसे फर्स्ट ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर ऑफ 1। सेकंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर ऑफ 2। थर्ड ईयर का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r टू द पावर ऑफ 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये चलता रहेगा और इस फॉर्मूला से बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर को निकाल लेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें प्रेजेंट वैल्यूज निकालने में मदद करेगा। Determine the present value of cash flows by the formula present value is equal to cash flows multiplied by discounting factor। मतलब जो एनुअल कैश फ्लोज हम लोग पॉइंट नंबर ए में डिटरमाइन किए थे, इस पर्टिकुलर पॉइंट में नेट कैश इनफ्लोज को अगर हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन दैट केस जो रिजल्टेंट फिगर आता है दे आर कॉल्ड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू है जो आज का मनी का वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आज, ठीक है। प्रेजेंट जबकि प्रोजेक्ट हम लोगों को बेनिफिट्स फ्यूचर में दे रहा है, उन सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को आज के टर्म्स में अगर हम लोग कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इट इज द एक्चुअल कैश फ्लो, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। इसके बाद आप क्या करो, कैलकुलेट द एनपीवी बाय यूजिंग द फॉर्मूला एनपीवी इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। जो भी प्रेजेंट वैल्यू से आ रहे हैं कैश इनफ्लोज के, उन सबको आप ऐड कर दो, टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, उसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप माइनस कर दो। तो जब आप ये काम करोगे तो जो रिजल्टेंट फिगर होगा वो एनपीवी कहलाएगा। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन इट्स वर्थ इन्वेस्टिंग इन, ठीक है। इन दैट केस पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स जो है आपका शेयर होल्डर का वेल्थ को एनहांस करेगा, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा दिए तो इन दैट केस वो शेयर होल्डर का वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ये एज एन एग्जाम्पल के तरह मैं यूज करूंगा कंसेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। मैं अपने स्क्रीन में इसको जो है आप लोग देख पाइएगा, मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा क्वेश्चन को। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। इसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेज नंबर 7.28 में ये गिवन है, ठीक है। ये ग्रुप 1 का ये जो है मटेरियल, ग्रुप 2 का मटेरियल है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द
project with a net investment of rupees 1 lakh, and the net cash flows for year 1 is rupees 55,000, for year 2 is rupees 80,000, and for year 3 is rupees 15,000, 15,000. Further, the cash company's cost of capital is 10%. Present value interest factor at the rate of 10% for 3 years are 0.909, 0.826 and 0.751. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। बोल रहा है कि एक प्रोजेक्ट में हम सोच रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्रोजेक्ट में अगर हम लोग पैसा लगाएंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 लाख रुपया का, यानी कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही 1 लाख आपको लगा देना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हो जाएगा तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 55,000 रुपया मिलेगा, सेकेंड ईयर के एंड में आपको 80,000 मिलेगा और थर्ड ईयर के एंड में आपको 15,000 रुपया मिलेगा। कंपनी का डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। अब जिनको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट नहीं मालूम है वो लोग बोलेंगे कि सर बहुत आसान है, 55,000 आपको फर्स्ट ईयर मिल रहा है, सेकंड ईयर आपको 80,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर आपको 15,000 मिल रहा है, तो 55 और 15 हो गया आपका 70,000 और 80,000 हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख आपको मिल रहा है और आपने लगाया कितना है? आपने 1 लाख लगाया है, तो 1.5 लाख में से आपको 1 लाख घटा दो तो 50,000 रुपया प्रॉफिट में हो, तो बल्ले बल्ले है, आप लगा दो पैसा। तो ये जो है ये कंसेप्ट जो है ये आम भाषा में तो चल सकता है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मनीज हैं ये 3 अलग अलग टाइम फ्रेम में ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये 55,000 आपको फर्स्ट ईयर के एंड में मिला, ये 80,000 ये सेकेंड ईयर के एंड में मिला, 15,000 आपको थर्ड ईयर के एंड में मिला। तो सिंस अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये पैसे मिल रहे हैं, तो आप जो ये जोड़ रहे हो ये गलत जोड़ रहे हो। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप x प्लस वाई प्लस जेड आप जोड़ पाओगे? x प्लस वाई प्लस जेड आप जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। लेकिन आप x प्लस x को जोड़ करके आप 3x लिख सकते हो, क्योंकि वो सिमिलर टर्म है। तो जब तक हम लोग उसको सिमिलर टर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक नेट हम लोग का जो है इवैल्यूएशन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने डिस्कवर किया है। और इसमें करना क्या है, आप ऐसे टेबल बना लो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए। इसमें टेबल में 4 कॉलम आप डालो, ईयर्स, कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एट द रेट ऑफ जो भी आपका डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको यहाँ पे लिख दो, दैट इज एट द रेट ऑफ 10%, और लास्ट में प्रेजेंट वैल्यूज। अब आप क्या करो, कैश इनफ्लोज को इस कॉलम में लिख दो, 55,000 फर्स्ट ईयर में, 80,000 सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 15,000 रुपया, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को आप लिख दो। देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्वेश्चन में गिवन है, आपको वो जो फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर ऑफ n जो मैंने इस वीडियो में बोला उसको भी यूज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है। अगर नहीं रहता तो आपको 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर ऑफ n वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ता। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स देखिए क्वेश्चन में गिवन है 0.909, 0.826, 0.751। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको 1 रुपया 1 साल के बाद दे रहा है तो आज के टर्म्स में उस 1 रुपया का रियल वैल्यू 90 पैसे के आसपास है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया आपको सेकंड ईयर के एंड में दे रहा है तो वो 1 रुपया नहीं दे रहा है, बल्कि आज के टर्म्स में अगर कंसीडर किया जाए तो करीब करीब 82 पैसे के आसपास वो दे रहा है। मतलब 2 साल बाद का 1 रुपया इज इक्विवेलेंट टू 82 पैसा इन टुडेज टर्म्स, ठीक है, ये इसका मतलब निकल रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको 3 साल बाद 1 रुपया दे रहा है तो वो 1 रुपया नहीं दे रहा है, वो आज के टर्म्स में अगर कंसीडर किया जाए वो 75 पैसे के आसपास आपको दे रहा है। यानी कि 3 साल बाद का 1 रुपया आज का 75 पैसे के आसपास कहीं होगा। तो अब क्या करना है, अगर हम लोग को कंसेप्ट ये यूज करना है कि अगर 1 रुपया 90 पैसे के बराबर है 1 साल बाद का, तो 55,000 रुपया 1 साल बाद का जो 55,000 है वो किसके बराबर होगा, आज का किसके बराबर होगा। इफ 1 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 90 पैसे, देन 55,000 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच। तो वेरी इजी, 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.909, दैट इज 49,995 रुपीज। यानी कि 1 साल बाद अगर हमको 55,000 रुपया किसी से मिला, किसी प्रोजेक्ट से मिला, तो मुझे एक्चुअली में 55,000 नहीं मिला, मुझे एक्चुअली में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में मुझे कितना मिल रहा है, 49,995 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही ठीक वैसा ही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कैश
इनफ्लोज के साथ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप प्रेजेंट वैल्यूज को निकाल लो। 80,000 इंटू 0.826 66,080 रुपीज। फिर थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो 15,000 इंटू 0.751 दैट इज इक्वल टू 11,265। इन तीनों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को आप जोड़ दो तो आपका आराम से निकल जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 1,27,340। इसमें से आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दो व्हिच इज 1 लाख रुपीस गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप फायदे में हो। नेट प्रॉफिट आपको हो रहा है बेसिकली इस प्रोजेक्ट से, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 27,340। Since this NPV is a positive figure, so definitely it is this project is worth accepting। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स को एनहांस करेगा, वो और ज्यादा बढ़ाएगा। Having said that, I hope आपको समझ आ गया पूरा वीडियो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।